हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास। मैं झकास। कैसे हैं मेरे खास? आप सभी का स्वागत और अभिनंदन साइकेट्रिक की दुनिया में। देखिएगा डियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज, और वो बात क्या है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे आप कहते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और ये एग्जाम में एक बार नहीं, ये एग्जाम में बार बार आने वाला सब्जेक्ट, कम्पिटिटिव में भी ना, इवन आपके एकेडमिक कोर्सेज में आता है ये, कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं पहली क्लास, वो किसकी कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन मैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ आप लोगों की। हो सकता है इसके बाद एक आधी क्लास और हो इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हम किसी चीज़ को पढ़ें तो पढ़ने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, ये क्यों जरूरी है, इसमें होता क्या होगा, उन चीजों की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, मेंटल का मतलब क्या होता है। मेंटल का मतलब बहुत सिंपली मैं आपको बताऊं कि वो पर्सन जो क्या हो गया है, माइंड से डिस्टर्ब है। अब देखो, तुम और हम भी हो जाते हैं कभी कभी डिस्टर्ब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, मेंटल है। ठीक है, मेंटल केवल वो होगा जो किसी भी प्रॉब्लम को ना तो वो क्या कर पा रहा है, समझ पा रहा है, ना वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। तो उसका जो ब्रेन का फंक्शन होगा, वो ब्रेन का फंक्शन कहीं ना कहीं क्या हो गया है डियर, कहीं ना कहीं वो हो गया है डिस्टर्ब। अंडरस्टैंड? हेल्थ आप सभी जानते हैं और नर्सिंग आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसकी बात कर रहे हैं हम साइकेट्रिक। दैट इज द अनदर टर्म फॉर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं करना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वो हार्ड क्यों है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है वो हार्ड क्यों है, आप सभी को बहुत ज्यादा हार्ड क्यों लगती है, इसके पीछे की जो कहानी है उस कहानी को सुनिए। पहली बात, ये इसलिए हार्ड लगती है क्योंकि इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी आती है, इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी आती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। एनाटॉमी की तरह क्या नहीं होती, सिमिलर नहीं होती। तो हम उस शब्द का मीनिंग नहीं निकाल पाते। पहली बात, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी आती है और उसका बहुत अलग अलग डिफरेंट होती है। इसीलिए इन टर्मिनोलॉजी को रिमेंबर करना क्या है, या रिमेनिंग करना जो है, वो बहुत हार्ड है। इन टर्मिनोलॉजीज को याद करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए पहला कारण बना कि ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा हार्ड है। नंबर दो, इसके अलावा क्लिनिकल ड्यूटीज जो लगती है आप लोगों की, क्लिनिकल पोस्टिंग जो होती है, या क्लिनिकल ड्यूटी बोल लो चाहे क्लिनिकल पोस्टिंग बोल लो, जब आप अपनी कॉलेज टाइम पीरियड में कहाँ जाते हैं, ड्यूटी करने जाते हैं, पोस्टिंग होती है ना आपकी, तो वहां पे बहुत ही कम टाइम आप ड्यूटी करते हैं, या बहुत कम टाइम में क्लिनिकल पोस्टिंग करवाई जाती है। और हॉस्पिटल में तो आप 6 महीने इंटर्नशिप कर लेते हैं, 12 महीने भी कर लेते हैं। साइकेट्री की ड्यूटी करने केवल और केवल आप लास्ट 1 मंथ जाते हैं, और 1 मंथ में भी जाने कितनी छुट्टियां आप लोग मार लेते होंगे, कॉलेज वाले आपके भेजते नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं बात ये भी हुई कि ये जो है, इसके पीछे कारण क्या हो रहा है, इसके पीछे कारण दो बड़े कारण हुए। पहला तो टर्मिनोलॉजी इसकी बहुत हार्ड हुई, और दूसरा कारण क्या हुआ कि इसकी ड्यूटी जो है वो बहुत कम करवाई जा रही है। इसलिए ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। क्लियर हो गया क्या भाई यहां तक? चलें, अब अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा आप,
हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब हिस्ट्री की बात करें, देखिएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया बनी उसी दिन से डिसऑर्डर्स आने लगे, और ऑफ कोर्स आते भी होंगे तो लोगों ने क्या नहीं करे, आइडेंटिफाई नहीं करे। तो मैं बात कर रहा हूं कि जब सन 14वीं शताब्दी और जो 15वीं शताब्दी थी, मतलब 1400 और 1500 में भी क्या होते थे, साइकेट्रिक के पेशेंट होते थे। उन दिनों की बात, आज से कितने साल पुरानी बात, 500-700 साल पुरानी होगी अराउंड, है ना। तो तब भी साइकेट्रिक के पेशेंट थे, और साइकेट्रिक के पेशेंट थे, लेकिन इस वक्त किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। और जब कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, कोई भी इलाज अवेलेबल नहीं था, तो फिर धीरे धीरे कुछ पीरियड्स आए, कुछ टाइम आए, कुछ चेंजेज हुए। जैसे जैसे टाइम निकला, जैसे जैसे ग्रोथ हुई, जैसे जैसे 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 ऐसे ईयर्स बदलते गए, वैसे वैसे मेडिकल साइंस की दुनिया में, मेडिकल साइंस की दुनिया में चेंजेज होने लगे। और मेडिकल साइंस की दुनिया में चेंजेज हुए तो वहां पर क्या हुआ कि साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग जो था, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो था, उसमें भी कुछ चीजें हुई। क्या क्या हुई, ध्यान दें। पहली, कुछ यहां पर पीरियड्स आए, मतलब पीरियड्स का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ पीरियड्स बोल लीजिए, या कुछ टाइम ऐसा हुआ कि उस टाइम के दौरान जो है ऐसा ऐसा रिसर्च हुआ, ऐसा ऐसा आइडेंटिफाई हुआ। देखिएगा, सबसे पहले जो पीरियड आया उसको, उस बात को कहा गया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। क्या बोला गया डियर, सबसे पहला जो पीरियड आया उसे बोला गया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। ध्यान दें, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन का मतलब क्या हुआ। परसिक्यूशन ये जो वर्ड है, इसका सिंपल हिंदी में मीनिंग लिख देता हूं मैं, और इसका मीनिंग होता है शक और संदेह। कि लोग जो हैं वो क्या करने लगे, शक करने लगे, संदेह करने लगे कि ये जो बात है ये तो किसी और की है, ये तो किसी ने, मतलब ऐसा होता है ना, बहम करने लगे कि ये तो उसने करवा दिया है, ऐसा शक संदेश करने लगे। बेटा, यहां पर लोगों का ये मानना था कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो इसका एकमात्र कारण ये है, और इसका एकमात्र कारण क्या है कि गोस्ट, ब्लैक स्पिरिट। इसका सिंपल मतलब ये है, मैं जो लिखा हूं इन वर्डों का मतलब समझाता हूं मैं हिंदी में आपको। इसका मतलब ये हुआ कि साइकेट्रिक होने वाले हर पेशेंट के पीछे ये कहानी मानी गई कि इस पे तो किसी भूत प्रेत का साया है। मूवीज देखते होंगे आप पहले, ऐसे मानते थे घर वाले या बाहर वाले लोगों का मानना यह था कि इसका दिमाग खराब हो गया है, और दिमाग खराब करने का मतलब यह है कि इसके अंदर तो कोई भूत, कोई बाहर का इसके अंदर क्या हो गया है, चला गया है। और इसके अंदर चला गया है तो अब जो है इसका इलाज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब लोगों का मानना यह हुआ कि ये तो किसी भूत प्रेत ने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया है और अब ये बाहर नहीं निकलेगा, ये बाहर नहीं जा सकता। तो फिर क्या हुआ होगा, तो उस वक्त ट्रीटमेंट की आप बात करें तो ट्रीटमेंट तो अवेलेबल था ही नहीं भैया, ट्रीटमेंट नॉट अवेलेबल। अब मेरे को बात बताएं, जब ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर वहां पर कुछ तो करते होंगे लोग, और क्या करते होंगे, ध्यान से सुने इस बात को। क्या करते थे, पेशेंट को बाहर ले
ले जाते और पेड़ों से बांध देते, पेड़ों से बांध देते, ना उसे खाने को देते और ना उसे पीने को देते। अब मुझे आप बात बताइएगा, जिस इंसान को ना खाने को दिया जाए, ना पीने को दिया जाए, पेड़ से उसे बांध दिया जाए रस्सियों की मदद से, अब क्या होता होगा? उस पेशेंट की कंफर्म क्या होगी बेटा? मौत ही होती होगी। क्या होती होगी? मौत। तो लोगों ने क्या कहा सन 1400 और 1500 ईस्वी में कि अगर मेंटल रोग हो रहा है तो इसका एकमात्र कारण यह है, क्या कारण बताया मैंने? ध्यान से सुने वापस। इसका एकमात्र कारण यह है कि इसके अंदर भूत और प्रेत आ गए हैं और अब ये इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो इसको मार देना ही सही है। और मारने के लिए क्या करते? बहुत दूर ले जाते और पेड़ से बांध देते, ना उसे खाने को देते ना उसे पीने को देते। फिर क्या हुआ? तो इसके खिलाफ एक चीज हुई, एक फैसला आया, हाई कोर्ट बोल लें, सुप्रीम कोर्ट बोल लें, या किसी का भी एक फैसला हुआ। और फैसला ऐसा हुआ कि लोगों को क्या करा जाए, जो मारा जा रहा है वो मारना क्या करा जाए? बंद किया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि लोगों की बीमारी की वजह से लोगों को मारा जा रहा था, ना कि उसे ठीक करा जा रहा था, तो उसको जो है वो क्या करे जाए? बंद किया जाए। नेक्स्ट हम बात करें फिर क्या हुआ, और मारना बंद किया जाए तो साथ ही साथ में क्या भी करा जाए डियर? पेशेंट जो है उस पेशेंट को खाने को दिया जाए, उसको खाना दिया जाए, उसके अलावा खाना दिया जाए, उसे पानी दिया जाए, ठीक है? मतलब उसको जो चाहिए वो चीजें तो आप यकीनन दे ही दें। क्लियर है क्या भैया? अरे हाँ या नहीं? वेरी गुड। तो ये एक पीरियड हुआ और उस पीरियड को हमने क्या कहा है? उसको हमने कहा है कि पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहा है डियर? पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। अगेन नंबर 2 पे हम चलते हैं। ओ सॉरी, पीरियड ऑफ प्रोसिक्यूशन हमने कहा है। नेक्स्ट नंबर 2 आता है आपका पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यह हुआ कि इस टाइम में जिस पर्सन को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुई है उसे वहां से उठाओ और जंगल में छोड़ दो भैया, जंगल में छोड़ दो। ऐसी जगह छोड़ो, ऐसी जगह जहां पे क्या हो? रहने को हो, जहां पे क्या हो? खाने को हो, जहां पे क्या हो? पीने को हो, ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए, ठीक है? और ऐसी जगह को क्या कहा जाता है? मैं रेड मार्क से लिख रहा हूं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी जगह को असाइलम कहा गया डियर। क्या कहा गया? असाइलम का मतलब क्या होता है कि इन्हें आश्रय स्थल बोला गया। क्या बोला गया? आश्रय स्थल। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? आश्रय स्थल, असाइलम। अब आपसे यहां पर एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन करना चाहूंगा, और क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से सुने। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फर्स्ट असाइलम, क्या बोल रहा हूं कि जो फर्स्ट असाइलम था वो फर्स्ट असाइलम कहां पे बना और उसका नाम क्या था? तो ध्यान से सुन ले भैया, हाथ मुंह नाक कान खोल के सुन ले। सबसे पहला असाइलम जो बना वो असाइलम बना था बैथलेम। क्या बोल रहा हूं? बैथलेम असाइलम बना। और ये बैथलेम असाइलम सबसे पहले इंग्लैंड में बना भैया। कहां पे बना था ये? इंग्लैंड में। तो नंबर 2 पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन समझ आया होगा। अरे यस और नो? ये थोड़ा सा कट गया है पर आप ध्यान दे लें, क्या लिखा है मैंने? इंग्लैंड लिखा। क्लियर है भैया? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम कहानी नंबर 3 पे। और कहानी नंबर 3 की हम बात करें तो कहानी नंबर 3 या फिर तीसरा पीरियड जो आया उसको कहा गया ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। क्या कहा गया डियर?
ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। क्लियर है? वेरी गुड। इसके अंदर क्या हुआ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पीरियड रहा इसके अंदर ऐसा हुआ इस टाइम कि जितने भी डॉक्टर्स हुए, जितने भी फिजिशियन हुए, जितने भी साइकेट्रिक्स हुए, साइकेट्रिक मतलब डॉक्टर हुए, तो इन लोगों ने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाले पेशेंट जो थे, उन पेशेंट में इंटरेस्ट लेना शुरू करा। इंटरेस्ट का मतलब यह हुआ कि इनको देखने लगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे कि इसको क्या करा जाए, ट्रीटमेंट करा जाए। और उन्होंने कहा कि पेशेंट की जो बेसिक नीड है, पेशेंट की जो बेसिक नीड है, उस बेसिक नीड को क्या करा जाए, फुलफिल किया जाए, मतलब कंप्लीट किया जाए। अब पेशेंट की बेसिक नीड क्या होती होगी आपके हिसाब से? देखो मेरे हिसाब से तो क्या होती होगी पेशेंट की बेसिक नीड? पेशेंट की बेसिक नीड होती होगी कि उसे रोटी दे दी जाए, है ना, रोटी दे दिया जाए, उसको क्या दे दिया जाए, पहनने को कपड़ा दे दिया जाए, और साथ में रहने को उसे क्या दे दिया जाए, घर दे दिया जाए। भाई खाना पीना कपड़ा और घर दे दें तो इंसान बढ़िया ही है, क्या चाहिए फिर उसके अलावा लाइफ में? कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू करा, डॉक्टर्स ने, फिजिशियन ने, साइकेट्रिक्स ने। यहां पर अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो एक्चुअल में ट्रीटमेंट तो यहां भी अवेलेबल नहीं हुआ। लोगों ने जानना शुरू करा, और जब ये चीजें मिली ना पेशेंट को, तो कुछ हद तक पेशेंट क्या भी हो रहे थे, ठीक भी हो रहे थे, पर ये ट्रीटमेंट नहीं था भैया। रोटी कपड़ा मकान घर ये ट्रीटमेंट नहीं था। तो समझ आ गई मेरी बात? अरे बोलो हाँ या नहीं। अब जो पीरियड आ रहा है नेक्स्ट, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रहा इस साइकेट्रिक की दुनिया में, और उसको हमने कहा डियर साइंटिफिक पीरियड। इसने आकर लगभग मेंटल हेल्थ होने के 400-500 साल बाद में ये पीरियड आया, और यहां पर कुछ अच्छी चीजें हुई। एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि सन 1880 में एक साइकेट्रिस्ट हुए, उनका नाम था गॉट लैब। क्या नाम था डियर उनका? गॉट लैब। इनके द्वारा क्या करा गया, गॉट लैब ने आइडेंटिफाई करा क्या आइडेंटिफाई करा? ट्रीटमेंट किसके लिए? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वाले पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई कराने में। अब देखो इन्होंने आइडेंटिफाई करा तो क्या करा, कैसे हुआ होगा इनके हिसाब से? इनमें इसका इलाज जब करा गया तो इसका इलाज करने के लिए एक न्यूरोसर्जन का होना जरूरी माना गया। न्यूरोसर्जन मतलब बोलूं तो वो आदमी जो माइंड का क्या हो, डॉक्टर हो। न्यूरोसर्जन के साथ साथ में एक इंसान वो भी जिसने क्या कर रखी हो, जो कि साइकेट्रिक या साइकेट्रिस्ट, दो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी। एक तो जो दिमाग का डॉक्टर है, और एक जो पागलों का डॉक्टर है। इन दोनों लोगों को मिलकर काम करना था, और मिलकर इन लोगों ने काम क्या करना स्टार्ट करा कि जिस पर्सन को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, उसके ब्रेन में, मतलब ब्रेन में होती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो उस ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर दिया जाने लगा, उसको रिमूव कर दिया जाने लगा। भाई हम ब्रेन पढ़ते हैं, ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, है ना, पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो जिस पर्टिकुलर पार्ट में कोई गड़बड़ हो रही थी, एक न्यूरोसर्जन और एक साइकेट्रिक मिलकर उस पार्ट को क्या कर देते, रिमूव कर देते। ये ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करा 1880 में ग्लोटी लेबल साइंटिस्ट, एक साइकेट्रिस्ट हुए। और अब यहां पे ऑपरेशन हो रहा था, यहां पर सर्जरी हो रही थी,
तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी सर्जरी बोला गया, तो उस सर्जरी का जो नाम दिया गया डियर, उसको नाम दिया गया साइको सर्जरी। क्या नाम दिया गया? साइको सर्जरी। पर देखो भैया, ये ट्रीटमेंट भी कुछ खास चला नहीं, और खास चला नहीं तो कुछ टाइम बाद में ये भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। भाई दिमाग को बाहर निकालना सही नहीं है। फिर कुछ नई उत्पत्ति हुई, और नई हुई तो क्या हुआ? ध्यान दें, स्पेशली दूसरा साइंटिफिक चीजें आई। तो मैंने कहा, मैं इस बात को लिख देता हूं कि न्यू ट्रीटमेंट कम, एक और नया ट्रीटमेंट आया इस दौरान, और ये ट्रीटमेंट आया 1927 में। लाने वाले इंसान की हम बात कर रहे, कौन थे? तो वो आदमी बड़े जबरदस्त थे, उसे कहा गया मैनफोर्ड साकिल। क्या कहा गया? मैनफोर्ड साकिल। और लाया कब? मतलब ये जो मैनफोर्ड साकिल थे, ये 1933 के अंदर इन्होंने कंफर्म करा कि एक ट्रीटमेंट है, और इस ट्रीटमेंट को जो बाकी के डॉक्टर्स थे या जो और डॉक्टर्स थे, बाकी डॉक्टर्स ने भी क्या करा? इसे स्टार्ट करा, या फिर मैं कह रहा हूं कि बाकी डॉक्टर ने से भी इसे क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। क्लियर है क्या? अरे हाँ या नहीं? वेरी गुड। देखिएगा इसमें क्या हुआ। इस ट्रीटमेंट के दौरान इन्होंने क्या आइडेंटिफाई करा? इसमें ऐसा हुआ इस ट्रीटमेंट में कि लोगों को यहां पर दिया जाने लगा इंसुलिन। क्या दिया जाने लगा? इंसुलिन। और इंसुलिन डायबिटीज को ठीक करने वाली दवा है, हाइपरग्लाइसीमिया जो हो जाता है उसके लिए। तो इंसुलिन दिया जाने लगा। इंसुलिन भी कैसा दिया जाने लगा? लार्ज डोज अमाउंट में दिया जाने लगा। लार्ज डोज अमाउंट में दिया जाने लगा। अब लार्ज डोज अमाउंट में पेशेंट को इंसुलिन दोगे आप, तो पेशेंट की बॉडी में क्या हो जाएगा बेटा? सीधी सी बात है कि उसकी बॉडी में हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। भाई हाइपरग्लाइसीमिया में दे रहे हैं ताकि पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल कम हो। यहां पर तो ग्लूकोज का लेवल ऑलरेडी ठीक है, फिर भी आप लार्ज अमाउंट में क्या दे रहे थे? इंसुलिन। पेशेंट की बॉडी में क्या हुआ? हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और यहां पर हुआ तो सिंपल सी बात है कि बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो ब्रेन में भी क्या हो गया? ब्रेन में भी हाइपोग्लाइसीमिया देखा जाने लगा, जो कि डेंजरस था। और इसी वजह से पेशेंट जो है, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलती तो ब्रेन क्या होने लगता है? या तो सेमी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और ज्यादा दिन नहीं मिलेगी तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ब्रेन में हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से क्या हुआ? पेशेंट का जो ब्रेन था, पेशेंट ब्रेन इज अनकॉन्शियस। क्या होने लगा डियर? पेशेंट का ब्रेन अनकॉन्शियस होने लगा। और जब वो अनकॉन्शियस हुआ, अनकॉन्शियस होने के बाद में उस पेशेंट को वापस बेहोश से होश में लाने के लिए, बेहोश से होश में लाने के लिए पेशेंट को क्या दिया जाने लगा? डेक्सट्रोज 25%, डेक्सट्रोज 10%। अब ये डेक्सट्रोज क्या हुआ करते थे? ध्यान दीजिएगा, ये डेक्सट्रोज वो थे, मतलब जो नॉर्मल आप काम में लेते हैं, फ्लूइड जिसे आप कहते हैं, वो डेक्सट्रोज थे बेटा ये। ठीक है, तो हमें एक चीज और समझ आई कि पेशेंट के लिए एक और ट्रीटमेंट आइडेंटिफाई करा गया, और वो ट्रीटमेंट क्या आइडेंटिफाइड किया गया? तो वो हम कह रहे हैं इंसुलिन लार्ज अमाउंट में दिया जाने लगा। पेशेंट की बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, और उसकी वजह से ब्रेन में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, और उसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ। वापस पेशेंट को होश में लाने के लिए पेशेंट की बॉडी में क्या दिया जाने लगा? डेक्सट्रोज 25% और 10% दिया जाने लगा। अगर आप डेक्सट्रोज किसी पेशेंट को देंगे, मुझे बहुत सिंपल बात बताएं, तो डेक्सट्रोज क्या है? डेक्सट्रोज को हम कहते हैं कि ये एक तरीके का सिंपल ग्लूकोज है। क्या है डियर? ये एक ग्लूकोज है
जो दिया जा रहा है पेशेंट को होश में लाने के लिए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं कि ऐसे सिचुएशन जो हुई या फिर ट्रीटमेंट के लिए ग्लूकोज प्रेफर करा गया, तो ये जो ट्रीटमेंट है ना बड़ा इफेक्टिव भी रहा, लेकिन हुआ क्या, कहानी पूरी सुनिएगा, आगे चलते हैं। अब ग्लूकोज दिया गया, पेशेंट होश में भी आ गया, तो इस थेरेपी को नाम दिया गया डियर, और वो नाम दिया गया इस थेरेपी को इंसुलिन कोमा या शॉक थेरेपी। ध्यान से सुनिएगा, इस थेरेपी को नाम दिया गया इंसुलिन कोमा, या फिर इसका दूसरा नाम लिख लीजिएगा शॉक थेरेपी। हो सकता है बेटा ये नई चीजें मैं बता रहा हूं, थोड़ा बोरिंग आप लोगों को लग रहा है, पर इनको जानना बहुत जरूरी है। यहां से आपके एग्जाम जब आप देने जाएंगे कंपटीशन का, बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब एक और बात मैं थोड़ा मेंशन करूं, थोड़ा सा और देखिएगा। इंसुलिन दी गई, पेशेंट बेहोश हुआ, तो यहां एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, कंपटीशन का क्वेश्चन बना सकता है कि उस पेशेंट का अनकॉन्शियस कब तक रहता होगा, तो लगभग वो 8 से 12 घंटे जब अनकॉन्शियस होगा, मतलब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके दिमाग पे कोई वर्कलोड नहीं है, और दिमाग पे वर्कलोड नहीं है तो यकीनन उसके माइंड को रेस्ट मिला है, और रेस्ट मिला है तो उसका दिमाग जो है वो पहले के कंपेयर में क्या करेगा, पहले के कंपेयर में सही काम करने लगेगा। अरे हाँ या नहीं, तो वेरी गुड, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिएगा, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई मेरी, लेकिन आप कितने बच्चे ऐसे होंगे कि ये सही ट्रीटमेंट होगा? इस ट्रीटमेंट से हाँ मैं कह रहा हूं, बहुत लोग क्या हुए, ठीक हुए, बहुत लोग सही हुए, पर इस ट्रीटमेंट की कुछ नेगेटिव चीजें आई, और वो नेगेटिव चीजें जी या वो नेगेटिव इफेक्ट जो थे वो क्या क्या थे, उनके बारे में हम देखते हैं। ध्यान दें, यहां पे क्या हो रहा होगा कि पेशेंट को आप सबसे पहले इंसुलिन दे रहे थे, और जैसे ही आप इंसुलिन देते पेशेंट की बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता, और ग्लाइसीमिया होता तो उसके ब्रेन में भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता, और पेशेंट उसकी वजह से क्या हो जाता, अनकॉन्शियस हो जाता। तो ये प्रोसीजर जो है पेशेंट के साथ बार बार किया जा रहा था। ये अनकॉन्शियस होता, 8 से 12 घंटे निकलते, पेशेंट को क्या दे दिया जाता, पेशेंट को वही डेक्सट्रोज 25% और वही डेक्सट्रोज 10%, वापस उसे क्या कर दिया जाता, होश में लाया जाता। तो मतलब उसे बेहोश करना और होश में लाना कंटिन्यूसली एक प्रोसेस हो गया। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसके साथ ऐसा ही हुआ। यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई वो ध्यान दें कि कुछ पेशेंट तो क्या होते, कुछ पेशेंट तो होश में आ जाते, लेकिन बेटा कुछ पेशेंट जो हैं वो कभी होश में आए ही नहीं, कभी होश में आए ही नहीं, वो पेशेंट कभी कॉन्शियस हुए ही नहीं, उनकी केवल क्या हुई, डेथ हुई। तो सबसे बड़ा कारण था इस थेरेपी को भी बंद करने का, इंसुलिन थेरेपी को भी। अरे हाँ या नहीं, मेरी बात तो समझ रहे हैं ना आप, बोलो तो सही। चलिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ट्रीटमेंट भी कुछ खास चला नहीं, तो और एक नए साइंटिस्ट आए, और वो नए साइंटिस्ट पधारे, कब पधारे, वो पधारे 1938 में, जिनका नाम दिया गया बेटा ह्यूगो सरलेटी। क्या नाम था, ह्यूगो सरलेटी। अकेले नहीं थे, साथ में एक और भाई साहब थे, उनका नाम था ल्यूसिनो बिनी। क्या नाम था डियर, ल्यूसिनो बिनी। यहां पे क्या हुआ, ये दोनों लोग काम कर रहे थे किस पे, असाइलम में। असाइलम की कहानी मैंने पीछे बताई आपको। तो ये असाइलम में काम कर रहे थे, और यहां पर 1 से लेकर 100 पेशेंट होंगे, हजारों पेशेंट होंगे।
इन्होंने क्या देखा, जैसे मान लो ये रोज 100 पेशेंट को देख रहे थे और 100 पेशेंट में से इन्होंने देखा कि 5 पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, केवल कभी कभी ही क्या होते हैं, ये केवल कभी कभी ही परेशान होते हैं। और वो परेशान होना कैसा था, वो परेशान होना था डियर, कभी कभी ही इनको क्या आते हैं, कन्वल्जन आते हैं। क्या आते हैं डियर, कन्वल्जन। कन्वल्जन तो आप सभी जानते होंगे, मतलब पेशेंट को क्या पढ़ते हैं, दोहरे पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं, दोहरे पढ़ते हैं। यस और नो, वेरी गुड। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी को कन्वल्जन आता है तो कन्वल्जन को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। कन्वल्जन को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो यहां पर भी एक नया ट्रीटमेंट आया और उस ट्रीटमेंट को नाम दिया गया, कन्वल्जन को ठीक करने के लिए उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। पूरा पढ़ूंगा, ये बहुत बड़ा एक चैप्टर मान लें आप, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी हुआ, जिसे EST के नाम से जाना गया। फर्दर इसके नाम को क्या कर दिया गया, कुछ टाइम में ही इसे चेंज कर दिया गया और फिर इसका नाम दिया गया ECT। आजकल ये भी बैन है, ध्यान दें, लेकिन बड़ा इफेक्टिव ट्रीटमेंट रहा ये, और इसका पूरा नाम दिया गया इलेक्ट्रो कन्वल्जन थेरेपी। समझ रहे हैं बेटा मेरी बात, अरे बोलो तो सही हाँ या नहीं, तभी तो मजा आएगा जब आप बोलेंगे। भैया इतनी बातें हुई, अब चल ही रहा था, इसी बीच यहां पर एक ट्रीटमेंट, एक मेडिसिन की भी खोज हो गई, और एक मेडिसिन जिसका नाम दिया हुआ CPZ करके नाम हुआ, मेडिसिन आई। और मेडिसिन, पहली मेडिसिन क्या थी, क्लोरोप्रोमाजीन, जिसे CPZ के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, CPZ के नाम से। और ये उन पेशेंट में यूज की जाने लगी जो पेशेंट साइकोसिस थे। इसको भी बताऊंगा मैं, साइकोसिस क्या है, न्यूरोसिस क्या है, फिलहाल इतना ही ध्यान दें। जो पेशेंट साइकोसिस के पेशेंट थे उनको क्लोरप्रोमाजीन मेडिसिन CPZ के नाम से दी गई, ठीक है। और ये मेडिसिन CPZ मेडिसिन क्या हुई, CPZ मेडिसिन 1952 में ये बताया गया, आइडेंटिफाई करा गया, डिस्कवर करा गया CPZ को। और क्या बताया गया, इन्होंने कहा कि यही क्या है, फर्स्ट एंटी साइकोटिक या एंटी साइकेट्रिक डिसऑर्डर मेडिसिन है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि पहली साइकेट्रिक मेडिसिन कौन सी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं भैया कि आज के काल में, प्रेजेंट में क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो मेरा जवाब है यस। तो ट्रीटमेंट हमारे पास में क्या क्या आ गए, पहला ट्रीटमेंट हमारे पास में आ गया ECT, जो कि आज तक चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए, फैमिली की परमिशन चाहिए, आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। दूसरा ट्रीटमेंट हमारे पास में आ गया, और वो ट्रीटमेंट क्या आया वो मैंने बताया अभी ऊपर आपको कि CPZ आ गया हमारे पास में। और तीसरा ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, उसे कहा गया डियर साइकोथेरेपी। अब ध्यान दें, साइकोथेरेपी क्या थी, तो साइकोथेरेपी की दुनिया, लोगों को यहां पर बहुत सारा ट्रीटमेंट, एवर्जन थेरेपी, डाइवर्जन थेरेपी, है ना, मतलब बहुत सारी थेरेपियों के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है वो यहां पर मोस्टली काम करने लगा। यस और नो, अरे बोलो तो सही भैया। तो इतनी बातें आप ध्यान रखें, और ये कुछ पीरियड्स आए, कुछ टाइम आए जहां पर साइकेट्रिक की दुनिया में अलग अलग चीजें आई। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। पर बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है ये, ध्यान से सुने इसे, एक बार नहीं 2 बार सुने आप सभी बच्चे, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे
ठीक है डियर, आज के लिए इतना। अलविदा सबको। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।